नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि इस समय अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है, जो हमारे जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 को देखेंगे तथा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को देखेंगे, जो अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया, तथा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य चल रहे एक विवाद को जानने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और यह हमारे जीएस खंड 2 से रिलेटेड है, जो आगामी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या चर्चाएं करेंगे आगे, उसको समझ लेने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि यह टॉपिक वर्तमान में चर्चा में क्यों है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन की पृष्ठभूमि, यानी कि आज़ादी के बाद दिल्ली के प्रशासन की क्या पृष्ठभूमि रही है, जिसे एक कालानुक्रम के अनुसार हम देखने का प्रयास करेंगे कि समय के अनुसार यह किस प्रकार से बदलती रही, तथा विभिन्न प्रावधानों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम 69वें संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल बनाम दिल्ली मुख्यमंत्री के मध्य जो विवाद का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जीएनसीटीडी संशोधन अध्यादेश 2023 तथा जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे, तथा इसके पक्ष और विपक्ष में भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष हम निकालेंगे, जो एक अत्यधिक समावेशी निष्कर्ष होगा, और आगे जिससे हमें अत्यधिक सुचारू रूप से दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए इन निष्कर्षों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी, तथा हम यह भी सुझाव देने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार किस प्रकार से दिल्ली के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। तो आइए आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके विभिन्न टॉपिकों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा में पारित किया गया, जो दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। ज्ञात है कि मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि ग्रुप ए के सभी अधिकारी जो दिल्ली में कार्यरत होंगे, वह दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए सेवा शर्तों के अनुसार कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, और वह इसे बदलने के लिए तत्काल रूप से 239 का प्रयोग करते हुए, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अध्यादेश लाने का एक प्रावधान करता है। 239 यह अध्यादेश लाने का इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 लाया। इस कारण यह अत्यधिक चर्चा का विषय बना पूरे देश में, जो दिल्ली सरकार तथा केंद्र सरकार के मध्य विवादों को एक नए मोड़ पर लेकर आया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन की पृष्ठभूमि के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस आज़ादी के बाद इस क्षेत्र के प्रशासन की क्या दशा रही तथा किस रूप में इसमें क्रमिक रूप से बदलाव आए। सर्वप्रथम देखते हैं कि 1991 में दिल्ली को राज्यों की श्रेणी ग में रखा गया। ज्ञात है कि सर्वप्रथम भारत को में 4 राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग तथा श्रेणी घ। उनमें से दिल्ली को श्रेणी ग में रखा गया था, जिसमें एक विधानसभा का भी प्रावधान था। यानी कि शुरुआत में जब आज़ादी के बाद दिल्ली में एक विधानसभा थी, यानी कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन होता था, निर्वाचन होता था जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में। 1952 में पहली बार चुनाव हुआ और यहाँ पर एक निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। परंतु 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली को एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया। यानी कि जो दिल्ली पहले विधानसभा से युक्त थी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और विधानसभा को समाप्त कर दिया, यानी कि भंग कर दिया। तो सर्वप्रथम 1951 में दिल्ली में विधानसभा हुआ करती थी, परंतु 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया और विधानसभा को भंग कर दिया। कुछ समय पश्चात बालकृष्णन कमेटी का गठन हुआ। बालकृष्णन कमेटी की सिफारिश पर 69वां संविधान संशोधन किया गया। 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 239 ए तथा 239 बी जोड़ा गया। 239 ए का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 को पारित किया, जो दिल्ली में एक विधानसभा के गठन का प्रावधान करते हैं। यानी कि बालकृष्णन कमेटी के सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन का गठन हुआ, जिसमें संविधान में 239 ए तथा 239 ए बी का प्रावधान किया गया। 239 ए का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया गया। वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन 239 ए, 239 ए बी तथा 239 बी के माध्यम से संचालित किया जाता है तथा यहाँ एक निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। आइए 69वां संविधान और 239 ए के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह प्री एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा 239 ए हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। 69वां संविधान संशोधन बालकृष्णन कमेटी के आधार पर किया गया, सिफारिश पर किया गया, जिसके माध्यम से संविधान में 239 ए तथा 239 ए बी को जोड़ा गया। 239 ए को 239 ए को लागू करने के लिए संसद ने दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम 1991 पारित किया। 239 ए क्या है? यह अनुच्छेद दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। यह संविधान के भाग 8 में स्थित है। यह संविधान के भाग 8 में स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग है। इसमें 239 ए 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। यह दिल्ली के प्रशासन के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करता है, जो दिल्ली वासियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गठित की जाएगी, जो दिल्ली वासियों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में गठित की जाएगी। अब देखते हैं कि उपराज्यपाल बनाम दिल्ली मुख्यमंत्री यानी कि एलजी बनाम मुख्यमंत्री के जो विवाद है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, जो कि भारतीय संघवाद की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है और यह किसी भी रूप में देश के हित में नहीं है। यह शुरुआत से ही, जब से 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से
दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। तब से यह एलजी और मुख्यमंत्री के मध्य विवाद देखे जाते रहे, परंतु यह विवाद मुखर रूप से 2015 के बाद से 2015 के बाद जब केंद्र सरकार ने यह कहा कि दिल्ली के उपबंध में सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल से है, यानी कि यदि दिल्ली के संबंध में किसी बात में सरकार का उल्लेख किया जाएगा तो वहां पर निर्वाचित सरकार से ना होकर उपराज्यपाल से तात्पर्य लिया जाएगा। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम 2018 में निर्णय दिया। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की कि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार के विरुद्ध तथा अलोकतांत्रिक है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यदि वह सलाह भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था से संबंधित ना हो तो यह सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह उपराज्यपाल द्वारा मान्य होगी। ज्ञात है कि भूमि, पुलिस तथा लोक प्रशासन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्वाचित सरकार के अंतर्गत न आकर केंद्र सरकार के विषय हैं, यानी कि इन विषयों पर निर्वाचित जो मंत्रिपरिषद है वह उपराज्यपाल को सलाह नहीं दे सकती। इन तीनों विषयों के अतिरिक्त यदि कोई सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल को दी जाती है तो उपराज्यपाल 2018 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उसे मानने के लिए बाध्य होगा। उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के मध्य उच्च सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की सेवा शर्तों की सेवा शर्तों के संबंध में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ जो वर्तमान में अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी जो ग्रुप ए के उच्च ऑफिसर होते हैं उनकी सेवा शर्तों के संबंध में एलजी और मुख्यमंत्री के मध्य एक नया विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की 2019 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ को हस्तांतरित कर दिया। 2019 में 2 न्यायाधीशों ने अलग अलग निर्णय दिया जिस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ सका, इसलिए इस मामले को 5 न्यायाधीशों की अंतिम पीठ को सौंप दिया गया, जिसका निर्णय अभी हाल ही में आया है जो अत्यधिक विवाद का कारण बना हुआ है, जिससे आगे हम और अत्यधिक विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उच्च सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित सेवा शर्तों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मई 2030 में दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में अपने निर्णय में कहा कि ग्रुप ए से संबंधित सभी अधिकारियों की सेवा शर्त यानी कि उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन इत्यादि दिल्ली सरकार का विशेषाधिकार है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना निर्णय दिया। केंद्र सरकार ने इस निर्णय को अपने विपरीत माना और सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को बदलने के लिए अनुच्छेद 239 जो केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो दिल्ली सरकार के पक्ष में था कि ग्रुप ए के जो समयी अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य करेंगे, यानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों का पालन करेंगे। इस निर्णय को केंद्र सरकार ने बदलने के लिए अनुच्छेद 239 बी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है का प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 प्रस्तुत किया। यह अध्यादेश देश की राजनीति में अत्यधिक विवादास्पद साबित हुआ तथा इससे बहुत ही एलजी या केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार के मध्य एक नया विवाद और तथा एक गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। ये इस अध्यादेश जो जारी हुआ केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जीएनसीटीडी संशोधन अध्यादेश 2023 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने उच्च अधिकारियों की सेवा शर्त के संबंध में दिल्ली सरकार को यह अधिकार दिया, यानी कि उच्च अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्माण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा इसी सेवा शर्तों का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को बदलने के लिए दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 लाया गया। यह इस अध्यादेश की पृष्ठभूमि है जिसे हमने समझा। आगे चलते हैं। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रुप ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA स्थापित करने के ध्येय को रखता है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मई के महीने में लाया गया यह ऑर्डिनेंस ग्रुप ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अथॉरिटी के गठन का प्रावधान करता है। यह अथॉरिटी ग्रुप ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित समस्त निर्णय लेगी। इस अथॉरिटी की संरचना को हम जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें 3 सदस्य होंगे। पहला सदस्य मुख्यमंत्री जो कि अध्यक्ष भी होगा, यानी कि दिल्ली सरकार का जो मुख्यमंत्री होगा, जनता द्वारा निर्वाचित जो मुख्यमंत्री होगा, वह इस प्राधिकरण इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा। इसके अतिरिक्त 2 और सदस्य होंगे, एक मुख्य सचिव तथा एक प्रधान गृह सचिव होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अथॉरिटी पर विवाद क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि इस अथॉरिटी की जो कार्य पद्धति है वह है कि इस अथॉरिटी द्वारा लिए गए समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। यानी कि यदि इस अथॉरिटी द्वारा लिए गए निर्णय में से 2 सदस्य किसी एक पक्ष में निर्णय दे देते हैं तो वही निर्णय मान्य होगा। यह समझने का विषय है कि यदि ये दोनों सदस्य जो कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, ये सदस्य अगर एक राय बना लेते हैं तो दिल्ली सरकार का जो मुख्यमंत्री होगा वह अकेला पड़ जाएगा और यह एक रबर स्टाम्प साबित होगा। यानी कि यह जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री को एक रबर स्टाम्प साबित कर देगा यह अथॉरिटी, क्योंकि इन दोनों सदस्य द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के सदस्य हैं और इनके द्वारा लिया गया निर्णय अवश्य ही केंद्र सरकार के निर्णय से प्रेरित होगा। यानी कि यह समिति तो बनाई गई परंतु इसमें मुख्यमंत्री को रबर स्टाम्प साबित कर दिया गया, जो अत्यधिक विवाद का विषय बना हुआ है। तो इस अथॉरिटी की संरचना को हमने देखा तथा इसके कार्य को देखा। यह अथॉरिटी ग्रुप ए से संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक तथा उनके स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेगी, जो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। अब इस विधेयक को ये जो ऑर्डिनेंस 2023 मई में सरकार द्वारा पारित किया गया था, यह इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में एक बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ऑर्डिनेंस को आने वाले सत्र में
सदन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए जो ऑर्डिनेंस मई में जारी किया गया था उसको अधिनियम का रूप देने के लिए लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक उन सभी प्रावधानों को अधिनियमित करने का प्रयास करता है जो पीछे अध्यादेश में हमने देखे। अब आइए इस अधिनियम के पक्ष में तथा विपक्ष में कुछ तर्क हम देखने का प्रयास करते हैं तथा एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल के पक्ष में हम कुछ तर्क देखते हैं, जिनमें हमारा पहला तर्क है हितों का संतुलन। हितों का संतुलन से हमारा तात्पर्य है दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, यानी कि एक हमारे देश की राजधानी है जिसका प्रशासन तथा जिसकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है हमारे लिए। यानी कि यह स्थानीय लोगों के हितों तथा देश के हित में संतुलन को बनाए रखने वाला संशोधन है। यानी इस देश क्षेत्र की जो सुरक्षा है, इस क्षेत्र का जो प्रशासन है उसमें तथा स्थानीय लोगों के हित में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जिसे यह संशोधन विधेयक पूर्ण करता है। यानी कि यह राष्ट्रीय हित तथा स्थानीय हित में संतुलन का प्रयास करता है, जो कि देश हित के लिए महत्वपूर्ण है तथा आवश्यक भी है। इस विधेयक के पक्ष में हमारा अगला तर्क है संवैधानिक वैधता। यह विधेयक संवैधानिक दृष्टि से मान्य है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि इस संबंध में संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रयोग करते हुए संसद ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल पेश किया है तथा यह 239 ए के भी अनुरूप है, जिसमें संसद को इस क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, प्रशासन से संबंधित। हमारा अगला तर्क है इस संशोधन विधेयक के पक्ष में कि सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अभी समीक्षा करने का रास्ता बचा हुआ है। यदि यह संशोधन असंवैधानिक होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसे नल्लीफाइड घोषित कर सकता है। यानी कि यह संविधान संशोधन पूर्ण रूप से संवैधानिक है तथा यह राष्ट्रीय हित में लिया गया है। अब आइए इस संशोधन के कुछ विपक्ष में अपने तर्क बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला विपक्ष में तर्क है जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का उल्लंघन। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का उल्लंघन, जैसे जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला से हमारा तात्पर्य है कि जैसे मंत्री परिषद जो होती है वह सदन के यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा सामूहिक रूप से जनता के लिए प्रति निश्चित समय के लिए उत्तरदायी होती है तथा जो अस्थायी कार्यपालिका यानी कि जो अधिकारियों का एक समूह होता है वह मंत्री परिषद के लिए के सामने उत्तरदायी होती है। परंतु यदि दिल्ली क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी यदि दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आएंगे तो वह मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे, जिससे तिहरी जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का उल्लंघन होगा और यह किसी भी क्षेत्र के प्रशासन की दृष्टि से अत्यधिक हानि का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रशासन सुचारू रूप से जवाबदेही की अनुपस्थिति के कारण सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। यानी कि हमें जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला को बरकरार रखना होगा। इस संशोधन के विपक्ष में हमारा अगला तर्क है यह अलोकतांत्रिक है।
यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को यह कम करता है तथा एलजी की शक्तियों को बढ़ाता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाता है, जो कि ना तो सदन के प्रति उत्तरदायी है और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी है, जिससे यह एक अलोकतांत्रिक संशोधन विधेयक है। इसके अतिरिक्त यह संवैधानिक उल्लंघन भी है, क्योंकि 239 ए में विधानसभा का गठन किया गया है दिल्ली क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र में शासन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के विनियमन के लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि वह उसका एक विशेषाधिकार है। इस दृष्टि से यह संवैधानिक दृष्टि से भी उल्लंघन है तथा संवैधानिक दृष्टि से यह उल्लंघन इसलिए भी है क्योंकि यह सहकारी संघवाद, जो कि मूल ढांचे का एक पार्ट है, का भी उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन है। विधायी विशेषाधिकार से हमारा तात्पर्य है विधानसभा को अपने क्षेत्र के लिए दिया गया अधिकार, जो अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए वह नियम विनियमन बना सकता है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि यह दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को केंद्र सरकार की बात मानने के लिए बाध्य करेगा और राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार इन अधिकारियों को कोई ना तो आदेश दे सकती है ना उन्हें अनुशासनात्मक दंड दे सकती है। तो यह दिल्ली सरकार के विधायी विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह सहकारी संघवाद का भी उल्लंघन है। सहकारी संघवाद यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य एक सहकारी संबंध होना चाहिए, जो कि मूल ढांचे का एक पार्ट है। यह विभिन्न समितियों द्वारा, जैसे सरकारिया समिति, पंछी आयोग इत्यादि के माध्यम से भी इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दिया और अत्यधिक विस्तृत तरीके से इसे समझने का प्रयास किया तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन को एक कालानुक्रम रूप में बदलते हुए चरणों के रूप में हमने देखा। अब आइए आगे एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, इस विवाद से निजात पाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है, यानी कि वर्तमान में यह जो संकट उत्पन्न हुआ है देश के समक्ष, इससे निजात पाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है, जो कि समस्त वैधानिक तथा संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा लोकतंत्र को और सहकारी संघवाद को बनाए रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी, जिससे केंद्र और राज्य के मध्य यह विवाद की स्थिति समाप्त हो सके। हमारा अगला सुझाव है संवाद तथा वार्ता। केंद्र सरकार तथा दिल्ली राज्य सरकार के मध्य संवाद हो सकता है और संवाद के माध्यम से हल निकाला जा सकता है, जो कि देश हित के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त संवैधानिक उपबंधों का सम्मान करना होगा। जितने भी संवैधानिक उपबंध बनाए गए हैं इस संबंध में, उसको लांघना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। उन सब को ध्यान में रखते हुए एक उचित रास्ता निकाला जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह देश की राजधानी से संबंधित है और राजधानी का प्रशासन उत्तम होना चाहिए तथा उसकी सुरक्षा से किसी भी प्रकार की का समझौता नहीं किया जा सकता। तो हम एक अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा पेश किया गया यह बिल पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार तथा दिल्ली वासियों के हित में नहीं है, ना ही जो अधिकारी हैं ग्रुप ए के उनके हित में है, क्योंकि वह लगातार
असमंजस की स्थिति में बने रहेंगे कि वो कार्य किसके अंदर कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को यह चाहिए कि जल्द से जल्द एक अंतिम निर्णय ले जो कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे और देश में शांति की स्थिति तथा विकास की स्थिति को सुनिश्चित करे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।